सो गुड इवनिंग ऑल। तो मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आपको याद होगा कि हमने पॉलिटी सीरीज स्टार्ट की थी यूपीएससी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और पॉलिटी में हमने जो लास्ट लेक्चर कवर किया था वो किया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। उसके बारे में हमने ओवरव्यू किया था बेसिक कि क्या होता है और कितने हैं। और उसके अलावा जो हमने अभी तक पॉलिटी में किया है यूनियन की एंड सिटीजनशिप के बारे में किया है। तो जिन्होंने वो नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार वो वाली वीडियोस भी जरूर देख लें। और फंडामेंटल राइट्स में हमने बेसिक डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, और हमने बात की थी कि जो आर्टिकल 14 टू 32 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में सीरीज स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टूड? तो ये जो लेक्चर है इसमें हम यही बात करेंगे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 24 तक कि आपके जितने आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आते हैं उन सबका क्या क्या मतलब है। अंडरस्टूड? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो वो फंडामेंटल राइट्स आज हम 3 कैटेगरी की बात करेंगे। फर्स्ट वन जो कैटेगरी रहेगी आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी, सेकंड कैटेगरी रहेगी आर्टिकल 19 टू 22 राइट टू फ्रीडम, और थर्ड कैटेगरी रहेगी आर्टिकल 23 टू 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अंडरस्टूड? हम इन 3 के बारे में बात करेंगे और सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें कैसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 हमें बताता है राइट टू इक्वालिटी। पर जैसा हमने लास्ट में बात की थी, राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि इक्वालिटी आप हर चीज को लेके चलें, उसमें भी स्पेसिफिक इक्वालिटी की बात की हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 14 आपको कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रहता है, जैसे नाम खुद बता रही है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कोई भी रूल है, कोई भी कुछ भी, या फॉर एग्जांपल कोई रूल बनता है, कोई पॉलिसी बनती है, तो उससे पहले इक्वालिटी है। वो पॉलिसी सिटीजन के लिए बनेगी, किसी जाति धर्म निरपेक्ष के लिए नहीं बनेगी। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि अगर एक आदमी के ऊपर कोई केस चल रहा है और किसी और के ऊपर भी, वो आदमी चाहे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, दूसरा फाइनेंशियली वीक है, या कोई कास्टिज्म है, कुछ भी है, बट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वल रहेगा। मतलब जितना संविधान में उनको अपना पॉइंट रखने का हक है उतना ही दूसरे को भी है। ओके? तो आर्टिकल 14 आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ की बात करता है। तो ये सिंपल बात है इसमें। दूसरी बात मैं इसमें ये कहूंगा कि आपको जैसे आप कोई भी केस लड़ते हैं तो आपको वकील या आपको काउंसिल, जुडिशियल काउंसिल लेने का अधिकार रहता है, तो वो भी इसी में ही है। अंडरस्टूड? कोई केस होता है, कुछ भी होता है, तो आप अपने आप को जस्टिफाई है, गिल्टी है, कुछ भी है, तो अपने आप को प्रूव करने का जो आपको मौका देता है वो आर्टिकल 14 देता है। कोई आप पे गलत बोल दिया किसी ने, जैसे हम सुनते हैं मानहानि का केस कर दिया, तो सब चीजें कहीं ना कहीं लिंक रहती हैं इनमें। अंडरस्टूड? करते हैं इक्वालिटी के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 15 आता है, ये भी राइट टू इक्वालिटी में आता है, पर ये कहता है कि आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, इक्वालिटी रहेगी ऑन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। किस बेसिस पे नहीं कर सकता? बर्थ पे। बर्थ मीन्स आप ये कह सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी आपके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इन द टर्म्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, रिलीजन, रेस और कास्ट, इन 4-5 चीजों के ऊपर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता कहीं पे भी, किसी वर्क प्लेस पे, किसी सोशल प्लेस पे, या किसी आप पब्लिक प्लेस में हो, तो इन चीजों पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। लाइक फॉरेनर्स किया करते हैं कि इंडियंस आर नॉट अलाउड, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इस वे में कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इन केस करता है तो दैट मीन्स आपका आर्टिकल 15 वायलेट हो रहा है, और आप उस वायलेशन के अगेंस्ट अगर आप अपना पॉइंट उठाना चाहते हैं तो आप जहां पे भी ये चीज डिस्क्रिमिनेशन है वहां पे वायलेशन का पॉइंट उठा के केस कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ये केस क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये कोर्ट के लिए, आप इसको जुडिशियल रिव्यू के लिए एप्लीकेबल रहता है। अंडरस्टूड? इसी के साथ आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कहीं पे भी सरकारी नौकरी रहती है, पीएसयू रहते हैं, पब्लिक सेक्टर की यूनिट, उन सब जगह में इक्वालिटी रहेगी अपॉर्चुनिटी की इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जहां पे भी नौकरी की बात होगी या किसी भी चीज की एम्प्लॉयमेंट की बात होगी वहां पे इक्वालिटी रहेगी। बट मंडल कमीशन थी एक जिसने रिजर्वेशन का पॉइंट रखा था, तो इसमें सिर्फ अगर डीप में जाओगे तो काफी डीप में चले जाओगे आप, बट अगर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आर्टिकल 16 आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसी से रिलेटेड रहता है मंडल कमीशन जो रिजर्वेशन की बात करता है। अंडरस्टूड? सिंपल है, लॉजिक है, आप ध्यान से इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपने जस्ट ये रिलेट करना है आर्टिकल 16 रिलेटेड टू मंडल कमीशन। अंडरस्टूड? इसी के नेक्स्ट में आता है आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आप सबको पता होगा अनटचेबिलिटी क्या, लोग किसी को शुद्रास बोलना या कुछ भी करना, तो इसके अबॉलिशन का मतलब कि जैसे पहले हुआ करता था कि ये मंदिर में नहीं आ सकता, ये यहाँ पे नहीं आ सकता, ये वहां पे नहीं आ सकता, ये इसको बीमारी है, इसको छूत या जो भी है, तो इसके रिगार्डिंग में अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 आया था, जिसे लेटर ऑन
प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कर दिया गया था। अंडरस्टूड। और इसी के तहत ही अनटचेबिलिटी में जब इसको आपने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कर दिया तो अनटचेबिलिटी खत्म होगी और अब किसी के भी सिविल राइट्स के ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये आर्टिकल 17 रहता है बेसिकली। इसी के साथ लास्ट में जो आता है आर्टिकल 18 आता है प्रोटेक्शन राइट टू इक्वालिटी में 14 to 18 में अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब मेरे को ये अच्छे से याद होगा कि आप सबने ये तो जरूर पढ़ा होगा पॉलिटी में कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स 18 आर्टिकल में रहता है, बट इसका मतलब क्या होता है? टाइटल कौन सा एबोलिश करना है? या ये बेसिकली तब की बात है जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस अटेन की, तो उस टाइम कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी 552 जिसकी हमने बात की थी, जिसमें 549 ऐड हो गई थी, 3 रह गई थी। तो जो प्रिंसली स्टेट में उस टाइम रहते थे उनको कहा जाता था महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा ये, महाराजा वो, राजा ये, नवाब ये, सूबेदार ये एंड XYZ जो भी। तो बेसिकली वो जो उनके आगे प्रीफिक्स लगा था दैट इज टाइटल। तो आर्टिकल 18 ने ये चीज खत्म की थी कि जब इंडिया एक आपका एक स्टेट बन गया, यूनियन ऑफ स्टेट, तो इसमें कोई भी टाइटल यूज नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन है इंडिया का। क्योंकि प्रिंसली स्टेट में हायरार्की है हेरिडिटरी की, किंग है, देन उसका बेटा है, देन उसका बेटा है, फिर उनका परिवार है, ऐसे ही सेविकाएं हैं, उनका परिवार अलग है, काम करने वालों का परिवार अलग, जैसे बाहुबली में कटप्पा का था। तो इसी तरह एबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 बताता है कि आप कोई टाइटल यूज ही नहीं कर सकते, आप एक सिटीजन हो, मिस्टर और मिसेज लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 14 to 18 खत्म होता है राइट टू इक्वालिटी। इसके बाद जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम। अंडरस्टूड। अब राइट टू फ्रीडम का क्या मतलब है? राइट टू इक्वालिटी मींस अलग चीज है। राइट टू इक्वालिटी मींस आप इक्वल हैं, आप एक सिटीजन है, तो ये सभी इक्वल हैं, कोई भी जहां पे अपॉर्चुनिटी है वहां पे, कोई धक्का या डिस्क्रिमिनेशन करता है वहां ही वो इक्वल है। अब आती है बात राइट टू फ्रीडम की। राइट टू फ्रीडम में क्या आता है आर्टिकल 90 to 22 में? आर्टिकल 19 क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देगा इन 6 राइट्स में जो बेसिकली राइट टू फ्रीडम में फॉल करते हैं। क्या? इनके बेसिस पे आपको समझ आएगा कि आज हर जगह आंदोलन कैसे हो जाता है, कोई भी धरने पे कैसे बैठ सकता है, कहीं पे भी यूनियन कैसे बन जाती है। तो ये आर्टिकल हमें प्रोवाइड करता है ये सब चीजें। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर क्या कहता है? कहीं पे भी असेंबल कर सकते हैं पीसफुली, 50-60 लोग जितने मर्जी धरने पे बैठ सकते हो। धरना नहीं, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो। जैसे आज के में धरना कह दिया, रोष प्रदर्शन कर दिया। यूनियन और एसोसिएशन बना सकते हो आप, जहां पे भी आपकी वर्क फोर्स है या जहां पे कोई लिमिट रहती है उससे ज्यादा के लोग हैं, तो वहां यूनियन और एसोसिएशन बन सकती है। बट ये चीज आने वाले टाइम में खत्म हो रही है। ओके, कहीं पे भी इंडिया में फ्रीली मूव कर सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो, और कहीं पे कुछ भी प्रोफेशन आप कर सकते हो। अगर मैं चंडीगढ़ में रह के कोचिंग दे रहा हूँ तो मैं अगर दिल्ली जाऊंगा, आसाम जाऊंगा, साउथ में कहीं भी जाऊंगा तो मैं ये प्रोफेशन कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ट्रैवलिंग का कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं वहां जाके भी कर सकता हूँ। अंडरस्टूड। तो बेसिकली आर्टिकल 19 आपको राइट टू फ्रीडम में क्लियर कट ये चीजें मेंशन कर देता है कि आप ये सब चीजें कर सकते हो। आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फ्रीडम फॉर डूइंग दिस एक्टिविटीज। अंडरस्टूड। फ्रीडम में आर्टिकल 20 आता है जो भी आपको राइट टू फ्रीडम से लिंक करता है। वो क्या बताता है कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन एंड इन रिस्पेक्ट मैं मतलब कन्विक्शन फॉर ऑफेंस का मतलब है कि आपने कोई क्रिमिनल के या कोई भी आपसे क्राइम अगर हो चुका है तो उसके भी सामने आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ये नहीं कि गोली मार देंगे, जैसे कि कई हमारी वेस्टर्न कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि आपको पूरा कोर्ट ट्रायल होगा आपके साथ, पर आपको कोर्ट के आगे उस क्राइम के रिलेटेड जो भी आपकी सजा बनती है एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन वो दी जाएगी। ये नहीं है कि आपको खुला छोड़ दिया जाएगा मारने के लिए। तो बेसिकली प्रोटेक्शन मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अंडरस्टूड कि आपने क्या ऑफेंस किया उसके रिस्पेक्ट में क्या सजा मिलती है जो आपको मिलेगी। जैसे वहां मार देते हैं, यहाँ पे भी मारने का प्रावधान दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये नहीं है कि आपने बहुत छोटा क्राइम किया और आपको उसके लिए मार दिया गया। तो आपका ऑफेंस पूरा कोर्ट ट्रायल चलेगा, उसके बाद प्रूव होगा, और अगर प्रूव होता तो आपको उसके रिस्पेक्ट में सजा मिलेगी। इसी के बाद आर्टिकल 21 आता है। ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मींस कि आपको अगर लाइफ का थ्रेट है तो आप पहले जाके जैसे सिक्योरिटी ले सकते हैं पुलिस से। आपको किसी ने थ्रेटनिंग लेटर दिया है, कोई ऑलरेडी किसी से आपका नाम है, तो आप वहीं के रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन में जाके लिखवा सकते हैं कि मुझे धमकी मिली और मुझे अगर कुछ भी हुआ तो इसका आरोपी ये रहेगा। पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि जो आपके पर्सनल लिबर्टी मींस आपसे कोई फ्रीडम छीनना या आपके ऊपर कोई गलत बोलना या जो भी आपकी लिबर्टी बेसिकली कुछ भी हो सकता है पर्सनल लिबर्टी में, तो उसको जो भी है आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्शन मिलेगी। पर्सनल लिबर्टी कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, मैं मतलब एक टर्म में नहीं कह सकता, पर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक बहुत ही वाइड टर्म है।
तो इसके तहत आपको प्रोटेक्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 के तहत देता है। इसी पे ही आप सबने देखा होगा, मूवी भी आई थी आर्टिकल 21, आप सबने अगर देखी होगी आयुष्मान खुराना वाली। तो बेसिकली आर्टिकल 21 वहाँ आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21 ए आया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, वो हम अभी आर्टिकल 22 इस सीरीज को खत्म करके बाद में डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो बेसिकली ये चीज और ये चीज आपकी कहीं ना कहीं सिमिलर है। इसमें कहते हैं कि आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और इसमें भी कहते हैं आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा अगेंस्ट एनी डिटेंशन। डिटेंशन मींस अरेस्ट, डिटेन करना, अरेस्ट करना। अब इसी में मैंने डिटेंशन समझाने की कोशिश की। डिटेंशन जो होती है आपकी दो टाइप की होती है, प्यूनिटिव, प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है जैसे आपको अरेस्ट किया है, पूरा आप पे कोर्ट का ट्रायल हो चुका है, कोर्ट की जजमेंट आई है, देन यू आर अरेस्टेड, उसे कहेंगे प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव होता है अरेस्ट बट विदाउट कोर्ट ट्रायल। अरेस्ट कर लिया पर अभी कोर्ट ट्रायल होना पेंडिंग है, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो डिटेंशन का सिंपल यही मतलब है कि एक में कोर्ट ट्रायल के बिना, आफ्टर कोर्ट ट्रायल। और इसमें ये हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर इसमें बात करें तो प्यूनिटिव डिटेंशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसी के तहत आर्टिकल 21 बेसिकली क्या था ये आप सबको बड़े अच्छे से पता होगा, न्यूज में भी रहता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में आया था, राइट टू एजुकेशन, जिसे हम हर जगह RTE भी सुन लेते हैं, राइट टू एजुकेशन के नाम पे। इसमें सिंपल था, पार्लियामेंट ने ये निकाला था कि स्टेट फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी 6 से 12 साल के बच्चे को। फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। अब ये कैसे कहेगी उसका कोई सिस्टम नहीं था, वो स्टेट खुद देखेगा कि किसी ने क्या सिस्टम फॉलो करना है, किसी ने प्राइवेट वालों के साथ ही टाई अप करके स्कॉलरशिप देनी है, सब्सिडी देनी है, सरकारी स्कूल्स में देना, बट स्टेट विल प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ एज 16 to 14 ईयर्स। और ये चल भी रहा है आज की डेट में। ये प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, RTE के तहत फ्री एजुकेशन कब मिलेगी, 6 से 14 साल के लिए, 3 से 6 साल के लिए, 8 से 14 साल के लिए। तो ये आप सबको बताओ 6 से 14 साल के लिए डिसाइड हुआ था, और कैसे होगी ये स्टेट अपने आप डिसाइड करेगा कि वो कैसे प्रोवाइड करेगा। तो ये रहता है आर्टिकल 90 to 22, जिसमें एडिशनल आर्टिकल लेटर ऑन ऐड हुआ है। इसके बाद जो आता है आर्टिकल 23 to 24, ये इतना मेजर आप कह सकते हैं है या नहीं है, बट ये अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है कि जहां पे कुछ गलत हो रहा है उसे रोकने के लिए आर्टिकल है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नाम से जैसे पता लग रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जहां पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब एक्सप्लॉयटेशन हमने सुना होगा अभी 5-6 साल में चाइल्ड लेबर का नाम हम सबसे ज्यादा सुनते थे। तो चाइल्ड लेबर के तहत एक हमारा इसमें रूल आया जो कि है आर्टिकल 24 के तहत हमें बताता है प्रिवेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, तो 14 ईयर्स से नीचे जो है वो चिल्ड्रन ही काउंट किया जाता है। 14 साल से नीचे बच्चा कहीं पे भी काम कर रहा हो, फैक्ट्री हो, गलत है, राइट, उसका बेसिकली आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके साथ। बट ये आर्टिकल चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट 2016 में आ गया है, जिसमें डिसाइडेड है कि 18 ऑक्यूपेशंस, 18 काम और 65 प्रोसेसेस में ये काम नहीं कर सकता, बाकी जगह कर सकता है। आप सबको समझ आ गया होगा क्या होता है चाइल्ड लेबर के। बेसिकली रोकने के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए 14 साल से नीचे जो भी बच्चा है वो काम नहीं कर सकता। बट चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट 2016 में क्लियर कट चीजें डिफाइन की गई हैं कि 18 ऑक्यूपेशंस और 65 प्रोसेसेस, इनमें तो ये चीज कहीं भी अलाउड नहीं है बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज का बच्चा काम करने वाला। तो ये क्या है, अगर आप इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता हो कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया है। मतलब एक आप ये कह सकते हैं जो हवा में तीर था उसको एक डिसाइडेड, एक प्रॉपर सब्जेक्ट दे दिया गया है। तो ये आर्टिकल 24 के बारे में इतना ही है। आर्टिकल 23 मेजर है, ये आपको पता भी होना चाहिए, और ये प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है सप्लाई गैर तरीके से। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मींस स्मगलिंग, आप सबने सुना होगा स्मगलिंग क्या होती है, हीरे की स्मगलिंग, सोने की स्मगलिंग, किसी भी इलीगल चीज की स्मगलिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मींस स्मगलिंग ऑफ ह्यूमंस, बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेडीज हो, फीमेल हो, आदमी हो, whosoever it is, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मींस स्मगलिंग, इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमंस फॉर इलीगल पर्पसेस। अब वो पर्पसेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हम साउथ की मूवी में बड़ा देखते हैं कि इनको लड़कियों को इंजेक्शन वगैरह लगा के बड़े से कंटेनर में डाल देते हैं,
फिर फॉरेन में बात कर रहे होते हैं कि मैंने इतनी लड़कियां दे दी हैं, फिर वो कंटेनर लिफ्ट होकर आपका शिप में जाता है, वहां से सप्लाई होता है। या जो हमारी जितनी भी 18+ की साइट्स हैं, आप मतलब वैसे मैं बात करूं तो उन चीज़ों में जितना भी ये आप देखते हैं कि जो भी चीज़ वहां जा रही है, कुछ भी है, तो बेसिकली वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। उनको कहीं ना कहीं से किडनैप किया और उधर घेर दिया जहां पे वो वापस नहीं आ सकते। ये तो होगी एक कैटेगरी की बात। उसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हम सुनते हैं कि किडनैपिंग की है, देन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किसी का दिल निकाल दिया, किसी की किडनी निकाल के बेच दिया जो इंटरनेशनल मार्केट में। तो बेसिकली ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। बच्चे बेच देते हैं, आछेड़ में बच्चों का बिकना बड़ा आम है। किडनैप किया, बच्चा बेच दिया। अब जिसको बेचा वो पता नहीं क्या करता है। तो जो चीज लेने के बाद वो क्या कर रहा है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो किडनैप किया, दैट ऑल एक्टिविटी इज नोन एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, तो ट्रेड ऑफ ह्यूमंस आप कह सकते हैं बेसिकली। इलीगल ट्रेड ऑफ ह्यूमन इज नोन एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर इलीगल पर्पसेस। ओके, मैं यहां लिख भी देता हूं, इलीगल ट्रेड ऑफ ह्यूमंस। तो इसे कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये आर्टिकल 23 में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर आपको कहीं पे भी ये दिखता हो रहा है, कहीं आपके साथ हो रहा है, तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, और जो कर रहा है उसके ऊपर अलग से कार्रवाई होगी। तो ये हमारा आर्टिकल था, वो फंडामेंटल राइट्स का सब्जेक्ट था, जो पार्ट हमारा आर्टिकल 14 to 18 से लेकर आर्टिकल 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तक हमने डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ आया होगा कि हमारे आर्टिकल में क्या क्या मेंशन है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किस किस चीजों की सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। अब अगर मैं 24 की बात करूं, 24 के बाद हमारे जो आर्टिकल रह गए हैं 25 to 28, 29 to 30 एंड 32। इन आर्टिकल पे हम कल बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तीनों आर्टिकल्स के बारे में। बेसिकली 25, 6, 7, 8, 4 ये हैं, 3 ये हैं और 1 ये है। 4, 3, 7 और 1, 8 आर्टिकल हमारे बचे हैं और 11 हमने आज किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम, और उससे नेक्स्ट में फंडामेंटल राइट्स खत्म कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है और आर्टिकल रहेगा उसको स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टूड? तो इसके साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है कि एक बार अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो माइंड से सब मिक्स होगा कि आर्टिकल 17 में आर्टिकल 20 आ जाएगा, आर्टिकल 21 में आर्टिकल 23 आ जाएगा। तो जो बेसिकली कैटेगराइजेशन बनी हुई है, इस कैटेगराइजेशन के तहत आप एटलीस्ट याद रखें। अगर जैसे राइट टू फ्रीडम है तो आपको ये पता हो 19 to 22 में ही है। अगर आप इतना डीप में नहीं दिमाग में रहता तो जस्ट ऐसा रहे कि अगर वहां फिल इन द ब्लैंक होता है और आपको पता है राइट टू फ्रीडम 19 to 22 में, और वहां पे कोई क्वेश्चन में राइट टू फ्रीडम पूछा और इधर आर्टिकल दे दिया 23, 298, 223 और आर्टिकल 1, तो आपको पता हो 19 to 22 में था। ओके, तो ये बेसिकली यूपीएससी के साथ अपने पर्सनल नॉलेज के लिए भी काफी अच्छा चैप्टर है, फंडामेंटल राइट्स और पॉलिटी। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सबको लेक्चर समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड जय हिंद।